और उस वक्त अली अमीन गंडापुर को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, मुराद सईद को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, आतिफ खान को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, जुनैद अकबर को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। बाकी बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो बेचारे तरसते थे कि बाहर निकल के हम अपनी इलेक्शन कैंपेन करें। तो उस वक्त शेर अफजल मरवत ये कैसे मुमकिन है कि वो खुलाकर इमरान खान के लिए कैंपेन कर रहे थे? तो ये पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग इस बारे में यही सोचते थे। और गंडापुर साहब ने मुझे खुद कहा, मैं हल्फन आपको बता देता हूं, उन्होंने कहा कि कभी आपने सोचा है कि शेर अफजल मरवत वो सारा कुछ क्यों कर पा रहा था जो हम नहीं कर पा रहे थे? क्या वो हमसे ज्यादा बहादुर है, या हमसे ज्यादा कबीले वाला है, या हमसे ज्यादा तगड़ा आदमी है? तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि उनको एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद था कि करो जो दिल करता है करो, ये गंडापुर साहब ने कहा। तो जब इलेक्शन हो गया, शेर अफजल मरवत साहब बन गए एमएनए, तो उनके वो मकासद पूरे नहीं हुए। उन्हें कुछ ना खैबर पख्तूनख्वा में मिला और ना वफाक के अंदर उनको अपोजिशन लीडर बनाया गया। अपोजिशन लीडर वो बनना चाहते थे, ये मैं जाती तौर पे जानता हूं। शेर अफजल मरवत साहब ने पूरा जोर लगाया इसके लिए, उन्होंने बहुत सारे लोगों से रब्ता भी किया। मेरी और उनकी जो वाहिद एक टेलीफोनिक कॉल हुई है, जिंदगी में एक ही टेलीफोनिक कॉल हुई है, तो मैं हैरान हो गया कि एक आदमी छूटते ही मेरे से ऐसी बात कैसे कर सकता है। यानी उन्होंने मुझे कहा कि मैं बनना चाहता हूं अपोजिशन लीडर और आप मेरे लिए लॉबिंग करें। तो मैंने कहा जी मैं लॉबिंग कैसे करूं? मैंने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा जी मैं तो पॉलिटिकल मामलात में नहीं आता, आपकी पार्टी का डिसीजन है, वो आपको बना दे किसी और को बना दे, तो ये पार्टी पे डिपेंड करता है। लेकिन उन्होंने मुझे उस वक्त ये कहा कि अगर मैं अपोजिशन लीडर बन गया तो मैं पूरे निजाम को मुसीबत डाल दूंगा, मैं बड़ा अग्रेसिव आदमी हूं, मैं बहुत चढ़ के आऊंगा और मैं खुलकर जो है वो मुखालफत करूंगा इस हुकूमत की, ये सब लोग बुज़दिल हैं, ये नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कायल करने की कोशिश की शेर अफजल मरवत साहब ने, और एक दौर में इनका नाम चलता भी था कि शायद इनको अपोजिशन लीडर बना दिया जाएगा, लेकिन फिर नहीं बनाया गया। उसके बाद हमने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब की जो टॉक शोज में एक्टिविटीज हैं या सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज हैं वो बाकी रह गई, लेकिन जो उनकी अवामी एक्टिविटीज हैं वो फिर नजर नहीं आई। ये 2 दफा इस्लामाबाद की जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई है, तो शेर अफजल मरवत साहब वहां इस्लामाबाद में थे दोनों दफा, लेकिन हमें उनकी कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दी। जो इनके बारे में एक बहुत बड़ा ऑरा बना हुआ था कारकुनों में कि ये बहुत बहादुर आदमी है और शेर अफजल मरवत साहब हर जगह पे फ्रंट से आगे लीड करेंगे, उसको वो डैमेज हुआ अनफॉर्चुनेटली। हालांकि शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी इज्जत हासिल की थी। इमरान खान साहब ने एक दिन इनको जेल में कहा था कि शेर अफजल मरवत जिस तरह तुम एक रफ्तार से ऊपर गए हो ना, इसी रफ्तार से नीचे आ जाओगे, तो अपने आप को जो है वो दुरुस्त करो। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब को जो पहला नुकसान पहुंचाया वो उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से एक बड़ा अजीब मुतनाज़ स्टेटमेंट दे दिया। उसके बाद फिर हम ये देखते रहे कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो पार्टी में कभी इससे लड़ाई कभी इससे लड़ाई, तो वो उनकी चलती रहती है। आजकल सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर उन्होंने जो है वो अटैक किया हुआ है। अब अलीमा खान साहिबा ने जो इस बारे में बोला, उन्होंने कहा जी एक तो सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान साहब ने पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया। इससे पहले भी एक सेक्रेटरी जनरल पार्टी के ऐसे थे जो इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लोगों से पूछा कि आप ये मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं नॉमिनेट कर दूं, तो पार्टी ने जब उनको अलाउ किया तो उस वक्त इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन को ओहदा दिया था। ये मुझे बात बताई थी डॉक्टर आरफ अलवी ने, काफ़ी पहले की बात है, जब आरफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान भी नहीं बने थे, तब बताई थी उन्होंने मुझे ये बात। तो ये इमरान खान साहब ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए सलमान अकरम राजा साहब को चुना है। कुछ देखा है तो उन्होंने चुन लिया। अब यहां पे अलीमा खान साहबा कहती हैं वो इमरान खान की चॉइस है तो ऐसा ना किया जाए। साथ ही उन्होंने एक और बात की कि इमरान खान ये समझते हैं कि उनकी पार्टी में लोग इन्फिल्ट्रेट किए गए हैं, यानी उनकी पार्टी में लोग इंजेक्ट किए गए हैं और ऐसे लोग उनकी पार्टी में हैं जो जासूस टाइप के लोग हैं। इस तरह से ये रिपोर्ट हुआ है। बहरहाल मरवत साहब को जो है वो उनकी बड़ी मकबूलियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। वो अपने मामलात को इमरान खान के ताबे करके और उस अंदाज में अगर चलेंगे तो मेरे ख्याल में चीज़ें ठीक रहेंगी। अदरवाइज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी जालिम पार्टी है। मैंने इसके अंदर परवेज खटक को जो है वो टके टुकड़ी होते हुए देखा है, मैंने इसमें महमूद खान को टके टुकड़ी होते हुए देखा है, मैंने इसमें बहुत सारे लोग जिनके बड़े बड़े नाम थे, यानी असद उमर को इमरान खान साहब के बाद नायब कहा जाता था कि ये ब्रेन है, तो मैंने टके टुकड़ी होते हुए देखा है बहुत लोगों को। तो शेर अफजल मरवत साहब को तो अभी ज़्यादा टाइम भी इस पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि इमरान खान साहब ने फैसला किया कि बैनुल अक़वामी सतह पर चीज़ों को लेकर जाएंगे, और वैसे भी अब चीज़ें बैनुल अक़वामी सतह पर जा रही हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो स्पेशली जो बरतानिया में पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग होने जा रही है, अमेरिका में कांग्रेशनल मीटिंग होने जा रही है, और उसके बाद अमेरिका में एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन जो है वो पास करवाने की पाकिस्तानी ओवरसीज कोशिश कर रहे हैं।
अगर ये एक्टिविटीज हो जाती हैं तो नेक्स्ट फेज के अंदर, क्योंकि इस वक्त कनाडा में अपनी सिचुएशन उनकी इतनी अच्छी नहीं है, उनके अपने रौले पड़े हुए हैं, तो कनाडा में भी इस किस्म की एक्टिविटीज ओवरसीज प्लान कर रहे हैं। जबकि यूरोप में जो होने जा रहा है, यूरोपीय यूनियन और यूरोप में, ये आप देखेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन पाकिस्तानियों की एक बहुत अच्छी बात है, मेरी जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानियों से बात हुई है, अब वो चाहे पाकिस्तान तरीके इंसाफ से उनका ताल्लुक है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका ताल्लुक है ही नहीं, वो सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं। वो ओवरसीज एक ही बात करते हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर किसी भी एक पाबंदी के हक में नहीं है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के ऊपर एक टके की या कोई एक लफ्ज की पाबंदी भी लगे। वो ये कहते हैं कि हम पाबंदियां उन बंदों पे लगाना चाहते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचा दिया है। वो ये कहते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन के किरदार हो या जुल्म और फस्तायत के पीछे छुपे हुए दस्ताने पहने हुए हाथ हो। वो कहते हैं जी हम इन सारों को फिक्स करना चाहते हैं, वो लोग जो इस्तेमाल हुए वो भी और जिन्होंने इस्तेमाल किया वो भी। और ये लगभग 1-2 दर्जन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में उदम मचाया हुआ था। इनके खिलाफ वो चाहते हैं कि बैनुल-अक़वामी पाबंदियां लग जाएं, और इसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। अब देखें, पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेट रिटायर होता है बेचारा, या कोई फौजी ऑफिसर रिटायर होता है, या कोई सियासतदान जो है उसकी फैमिली है या सारा कुछ है, ये दौड़ दौड़ के जाते हैं उधर बरतानिया में, और ये दौड़ दौड़ के जाते हैं यूरोप में, अमेरिका में। वो मुल्क इनको पसंद है, ये बाकी जिंदगियां वहां जाके गुजारते हैं। अब वहां पर अगर इनके लिए पाबंदियां हो जाएं तो इनके लिए बड़ा सीरियस इशू हो जाएगा, और ये वहां पाबंदियां लगवाना चाहते हैं, ट्रैवल के ऊपर पाबंदी लगवाना चाहते हैं, असासे जो हैं वो मुंजमद करवाना चाहते हैं, और तीसरा इनके वीजे जो है वो कैंसिल करवाना चाहते हैं, और आइंदा के लिए इनके वीजों पर पाबंदियां लगवाना चाहते हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स को, उन इनफरादी शख्सियात को टारगेट किया जाए जो जुल्म और जबर और फस्तायत की अलमबरदार है, ना कि पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचे। तो ये अच्छी स्ट्रेटजी है, मेरे ख्याल में सबकी यही होनी चाहिए। हालांकि बेनजीर भुट्टो साहिबा ने एक दौर में यह भी कहा था कि पाकिस्तान की इमदाद ही बंद कर दी जाए, और उन्होंने यह कहा था कि पाकिस्तान की इमदाद को मशरूत कर दिया जाए पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पाबंदियों के हवाले से। वो ये कहती थी कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो पाकिस्तान में जुल्म और ज्यादती करते हैं, तो जब उन्हें यह नजर आता है कि वो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान को इमदाद मिल रही है, तो वो जुल्म और ज्यादती को बंद क्यों करें। हां, अगर उन्हें यह नजर आएगा कि जो जुल्म और ज्यादती वो कर रहे हैं, जो गैर जमहूरी हरकत वो कर रहे हैं, उनकी वजह से पाकिस्तानी या उनकी इमदाद बंद हो रही है, तो फिर वो उस मामले को रोकेंगे। ये बेनजीर भुट्टो साहिबा का सोचना था। इस पे उनका बाकायदा एक इंटरव्यू भी मौजूद है, मैंने थोड़े दिन पहले उसको रिपोर्ट भी किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ट्रांसमिशन भी करने जा रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन है, इसकी मेरे पास यहां खबर मौजूद है। गोली क्यों चलाई, इसमें शेख वकास अकरम और सलमान अकरम राजा, ये लोग 26 नवंबर के कत्लेआम पर खसूसी गुफ्तगू करेंगे 12 जनवरी बरोज एतवार रात 8 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। अब देखना यह है कि इंटरनेट बंद किया जाता है या नहीं किया जाता, क्योंकि $1 मिलियन का नुकसान होता है 1 घंटे में। जब आप इंटरनेट को डाउन करते हैं तो 1 घंटे में $1 मिलियन का नुकसान हो जाता है। अब देखना यह है कि यह हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 26 नवंबर के कत्लेआम पे खसूसी गुफ्तगू करने देती है, या उस बीच में पाकिस्तान में इंटरनेट को डाउन करके पाकिस्तान का $1 मिलियन का मजीद नुकसान करती है। अपने सियासी फायदों के लिए पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पंजाब में एक नई पुलिस बनाने की तैयारी की जा रही है नाज़रीन। ये पुलिस बना रहे हैं जी कि ये एहतजाज करने वाले जो लोग हैं इनको कंट्रोल करना है। किसान आ जाएं, मजदूर आ जाएं, डॉक्टर आ जाएं, पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, इनको कंट्रोल करना है। तो ट्रेंड बंदे नए लाए जा रहे हैं, उनके लिए नई गाड़ियां, नया सामान, सारा कुछ। बल्कि उन्हें ट्रेंड कुत्ते दिए जाएंगे जो कुत्ते लोगों को भगाएंगे, यानी ऐसे कुत्ते ट्रेंड किए जाएंगे जो कुत्तों के, यानी अब अवाम पे कुत्ते छोड़ने हैं इन्होंने। नौजवानों के ऊपर एक तरफ कहा जाता है नौजवानों में आपकी बाहूं, दूसरी तरफ नौजवानों के लिए कुत्ते ट्रेंड हो रहे हैं कि नौजवानों के ऊपर जब वो एहतजाज करेंगे अपना हक मांगने के लिए तो उन पे कुत्ते छोड़े जाएंगे कि इन पे कुत्ते छोड़ो, इनको भगाओ। तो ये डॉन के अंदर खबर छपी है। इस किस्म की प्लानिंग पंजाब में की जा रही है, इसके लिए बहुत बड़ा बजट भी रखा गया है। तो तरजीहात आप पाकिस्तान की देख लें। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने जो खौफ फैलाने की कोशिश की, तलबा को डराती हैं हर जगह पे जाके, देखो बच्चों अगर आप एहतजाज करोगे तो आप पे पर्चे हो जाएंगे, आप गिरफ्तार हो जाओगे, आपका ये कर देंगे, आपका वो कर देंगे, तो आपने किसी की बात नहीं माननी। यानी वो ये कहती है कि जो साड़ी नहीं मननी तो किसी दी ना मनो। तलबा ने जो मरियम नवाज का पोल खोला ना मरियम नवाज की यूनिवर्सिटी से वापस जाने के बाद, यानी वो इंटरव्यूज कुछ रिपोर्टर्स ने किए वो खराज तहसीन के लायक हैं। जो मकामी सहाफ़ी हैं
वो पहुंच गए, उन्होंने जाके तलबा से पूछा बताओ जी मरियम नवाज आ रही है या मरियम नवाज आई है, दसो की लभ्या। तो तलबा ने जो बैंड बजाई है, यानी 90% से ज्यादा बच्चे जो हैं उन्होंने वो चीजें सुनाई है कि वो सुन के आप कानों को हाथ लगाएंगे मरियम नवाज के हवाले से कि वो उनको किस लेवल का लीडर समझते हैं। अब हसान नियाज़ी का नाम लेकर उन्होंने डराया था, तो हसान नियाज़ी की वालदा का भी उन्होंने कहा जी उनकी वालदा के दिल पे क्या गुजरती होगी, तो वालदा का स्टेटमेंट आ गया। जरा हसान नियाज़ी की वालदा का स्टेटमेंट सुनिए। वो कहती है जी मैंने हसान नियाज़ी से कहा कि मुझे खुशी है कि उसे 10 साल सजा हुई है, अगर उसे 2 साल सजा होती तो मुझे अफसोस होता। मेरा बेटा फस्तायत के दौर में जुल्म के खिलाफ खड़ा है और मुझे उसके ऊपर फख्र है। यह है जी हसान नियाज़ी की वालदा। तो मरियम नवाज की सोच क्योंकि और तरह की है, इन्होंने बेशुमार पैसा इकट्ठा किया, ये अपनी औलाद को लेकर कुछ और सोचते हैं। तो पाकिस्तान में बेशुमार वालिदैन ऐसे हैं जो अपनी औलाद की कुर्बानी देते हैं। आप देखें ना, आप शोहदा के घर चले जाएं, चाहे वो फौजी है या पुलिस वाला है या कोई आम आदमी है, अरशद शरीफ की वालदा के घर चले जाएं, वो आपको अफसोस नहीं करती, वो अपने बेटे पे फख्र करती है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को जानबूझकर खतरे के मुंह में भेजा है। ये ऐसा है और बेशुमार लोगों के साथ है और लगातार है, लेकिन लोग अपना मौक़िफ़ नहीं बदल रहे। कुछ और चीजें शेयर करता हूं लेकिन अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।